नाज़रीन, मुल्क के माशी हालात तशवीशनाक जरूर हैं, लेकिन हुकूमत ने सनती तबके के लिए इनकलाबी इकदाम का ऐलान कर दिया, जिसके असरात हर शोबा जिंदगी तक पहुंचेंगे। अगर ऐसा ही हुआ जैसे हुकूमत ने सोच रखा है तो इन इकदाम के नतीजे में सनत फैलेगी, बेरोजगारी कम होगी, मईशत फले फूलेगी, कर्जे उतर जाएंगे, पाकिस्तान अपने कन्नों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हुकूमत का ऐलान कई सवाल भी उठा रहा है। मुल्क की माशी सूरत हाल को देखते हुए क्या ये इकदाम काबिल अमल भी हैं? हुकूमत के नए इकदाम के तहत हर किस्म की सनतों के लिए बिजली के पीक आवर खत्म कर दिए गए। पहले शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक बिजली के निर्ख बढ़ा दिए जाते थे, लेकिन अब सनतों को 24 घंटे एक ही रेट पर बिजली मिलेगी। इससे सनतें हर वक्त अपनी पैदावार जारी रख सकेंगी। इसके साथ साथ नामूल से ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर आइंदा साल जून तक 50% रियायत दी जाएगी। आइंदा 3 साल के लिए हर किस्म की सनत को इजाफी बिजली 25% कम कीमत पर दी जाएगी। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है उसके लिए जो इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। सारी इंडस्ट्री अगले 3 साल के लिए 25% कम रेट पे हम उनको इजाफी बिजली देंगे। और अब ये जो ऑफ पीक आवर के ऊपर बिजली सस्ती दी जाती थी, अब सारा वक्त ऑफ पीक आवर समझा जाएगा। ये इकदाम बिलाशुबा काबिल तहसीन है। बिजली की कीमत कम होगी तो मईशत का पहिया तेजी से चलेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। इससे पहले पाकिस्तानी इंडस्ट्री पैदावारी लागत में दीगर ममालिक की सनतों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इस बात के बावजूद कि इसके पास ऑर्डर्स गुंजाइश से भी ज्यादा थे। इकोनॉमी में बेहतरी आई है, हमारी जो ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो खास तौर पे बढ़ी हैं, और हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर जो कि हमारी एक्सपोर्ट का एक बड़ा अहम जुज़्व है उसमें भी बड़ी तेजी आई है। अब बिजली की कीमत कम होने से सनअतों की पैदावारी लागत भी कम होगी। हमारी सनत बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करने की काबिल हो जाएगी। पैदावार बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम इनकी बिजली की कॉस्ट भी कम करें और इनकी जो पीक आवर्स के दौरान जो ये शिफ्ट अपनी बंद कर देते हैं इसको भी चलाएं। और मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ करने से जो रोज़गार के मौके पैदा होंगे, जो हमारी मंडियों में तेज़ी मज़ीद आएगी। हुकूमत का दावा है कि उसने इस्लाहात का एक मरबूत पैकेज बनाया है जो कारोबारी अफराद के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। पिछले चंद माह के अंदर बड़ी तफसील से एक मरबूत इस्लाहात का पैकेज बनाया गया है। हमारे जो एनर्जी सेक्टर है, पावर सेक्टर के अंदर किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, और कोई बहुत बड़े बड़े उसके अंदर फैसले किए गए हैं। उसी की वजह से ये मुमकिन हो सका है कि हम 3 साल आगे की बिजली की कीमत क्या होगी वो पाकिस्तान की सनत के लिए आज ये ऐलान कर दें। ये सब इकदाम अपनी जगह बहुत बेहतरीन है, लेकिन क्या पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात इन इकदाम और सहूलियात के मुतहम्मिल हो सकते? क्या मुल्क के माशी हालात इस पैकेज की इजाजत देते हैं? एक जानिब सनतों को बिजली सस्ती की जा रही है, दूसरी जानिब गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस वक्त गर्दिशी कर्जे का हुजम 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के दौर में गर्दिशी कर्जे का हुजम 1100 अरब रुपए से ज्यादा बढ़ा। सिर्फ गुज़िश्ता 3 माह में गर्दिशी कर्जे के हुजम में 116 अरब रुपए का इजाफा हुआ, और IMF मुतालबा कर रहा है कि हुकूमत गर्दिशी कर्जे में 1000 अरब रुपए की कमी लाए। यही नहीं, हुकूमत का कर्जा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इस वक्त पाकिस्तान 35,659 अरब रुपए का मकरूज है। सिर्फ तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल में मुल्की कर्जे 11,000 अरब रुपए के करीब बढ़े, और अब हुकूमत ने सनतों को रिलीफ से ही कर्जे उतारने की उम्मीद भी लगा ली। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जल्दी से तेज़ी अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइज करें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो असल मकसद है ये कि मुल्क में दौलत बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारी दौलत बढ़ेगी हम अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सकेंगे। आम आदमी की बात करें तो इसे तो सिर्फ रोजगार चाहिए और खाना चाहिए। इसे माशी अशारियों से ज्यादा महंगाई के इशारे परेशान करते हैं। महंगाई का ग्राफ नीचे तो आया, लेकिन बहुत ही मामूली हद तक। अगर सितंबर में महंगाई की शरह 9% थी तो अक्टूबर में 8.9% रही।
खाने पीने की चीजों में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। सिर्फ एक हफ्ते में टमाटर 46% तक महंगे हुए। इस वक्त 1 किलो टमाटर 200 रुपए में मिल रहे हैं। 1 दर्जन अंडे 170 रुपए तक मिल रहे हैं। चीनी की कीमत 100 रुपए किलो से ज्यादा है। 20 किलो आटे का थैला 1028 रुपए में मिल रहा है। लेकिन हुकूमत दावा कर रही है कि उसके मुश्किल फैसले मईशत में इस्तेहकाम ले आए। अदी बहरान से इस हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम भी लाया है। हुकूमत ने फैसला किया कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसकी पॉलिसीज़ का महवर हैं और हर फैसला इसी अंदाज में किया जाएगा। हुकूमत का सनअतों को बिजली की कीमत में छूट देने का फैसला काबिल तारीफ जरूर है, लेकिन एक जानिब IMF की गर्दिशी कर्जा कम करने का मुतालबा कर रहा है, दूसरी जानिब मुल्क की कर्जा भी 35,000 अरब रुपए से बढ़ चुका है। ऐसे में हुकूमत का यह पैकेज कितना काबिल अमल है, बात करेंगे माहिरीन मईशत फारूक सलीम और मुजम्मिल असलम साहब से। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक सलीम साहब, ये तो अच्छा कदम है और मैं समझता हूँ वाकई इससे मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री रिवाइव होगी। सर, मजीद क्या एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असरात पड़ेंगे इस फैसले के? जी अली साहब, मैं समझता हूं कि वाकई में बहुत सोचा समझा पैकेज है। एक इकोनॉमिक स्टिमुलस समझ लें, यानी कि हमारी इंडस्ट्री को एक बड़ा ही ताकतवर किस्म का टीका लग जाएगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारी इंडस्ट्री के जो बिजली के टैरिफ रहे हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना के मुकाबले में 40 से 50% ज्यादा रहे हैं। अब जो इजाफी बिजली यही यूनिट इस्तेमाल करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनको 25% जो है उसमें रियायत दी जाएगी और जो स्मॉल एंड मीडियम है शायद जून 2021 तक उनको 50% की रियायत मिलेगी। तो ये कंपैरेटिव है, बड़े सही टाइम पे ये पैकेज लाया गया है, क्योंकि इस वक्त तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्पेशली फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो तकरीबन 100% कैपेसिटी पे चल रही है। अमेरिका ने क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी हैं चाइना के ऊपर, तो चाइना के बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए हैं। और अब अगर ये सस्ती बिजली वाला पैकेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। और दूसरा, सीमेंट इंडस्ट्री इस वक्त अली साहब रियली बूम कर रही है। वजीर आज़म साहब ने जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से पैकेज दिया था, उसकी मद में बड़ी सीमेंट की इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। ये सिक्के का एक रुख बेहतरीन है। सिक्के का दूसरा रुख कि हमें सोचना होगा कि हुकूमत को ये ऐसे पैकेजेस या बिजली सस्ती करने की जरूरत क्यों पड़ी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत चोरी के ऊपर काबू नहीं कर पा सकी। हुकूमत जो वसूली करती है बिलों की, वो 90% से ऊपर नहीं जा रहा, और हुकूमत जो महंगी बिजली ले रही है IPP से, उनको सस्ते करने में कामयाब निगोशिएशन हुकूमत नहीं कर पाई। तो इन एसेंस ये बनता है कि जो बीमारी है बिजली के सेक्टर के अंदर, मैं दोबारा कहूंगा, जो बीमारी है वो वहीं की वहीं है। हुकूमत उस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रही है, तो उसको फिर उस बीमारी की जो अलामात हैं उसको दबाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे वो डिजीज क्योर नहीं हो रही, बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, बीमारी की जो अलामात हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट डॉक्टर साहब आपने उठाया। मैं मुजम्मिल असलम साहब की तरफ लेके चलूंगा इसको। सर, मुजम्मिल साहब, बहुत अच्छा पैकेज है ये, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इससे बहुत जल्दी रिवाइव होगी हमारी स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री। लेकिन सर, ये सब हो कैसे पाएगा? हम ये देख रहे हैं कि हमारा सर्कुलर डेट जो है वो बहुत बुरी तरह स्वेल कर चुका है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन बिजली के कारखानों का भी है। तो वो सर्कुलर डेट बढ़ता जाएगा, तो ये पैकेज हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? IMF हमसे कह रहा है कि कम से कम हम 1000 अरब की कटौती करें सर्कुलर डेट में, वो पूरा कैसे करेंगे हम? उसके लिए फिर हमें बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। तो सर, ये हो कैसे पाएगा? देखें, मैं समझता हूँ कि जो सर्कुलर डेट का जो एक सबसे बड़ा हिस्सा था वो था कि नंबर ऑफ़ यूनिट कम सेल कर रही थी हुकूमत, यानी कि जितनी बिजली हम ख़रीद रहे हैं बिजली घरों से, हुकूमत ने जो मुआहदे किए हुए ख़रीदने के, वो पूरे मुआहदे हुकूमत नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से हम कैपेसिटी पेमेंट पे कर रहे थे। और आने वाले सालों में जो है कह रहे थे कि 2023 तक जो है सालाना जो है 1000 अरब रुपए से ऊपर जो है हमारा सर्कुलर डेट चले जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला है और इस तारीख़ी फ़ैसले की
कोई जिसे कहते हैं कि माजी में कोई ऐसी हमें मिसाल नहीं मिलती। इस हुकूमत ने ये जो आज पैकेज ऐलान किया है, ये छक्के छुड़ा दिए हैं जो इस हुकूमत पे तनकीद करते थे कि ये जो है जो बिजली का बुरान इसको इनहेरिटेंस में मिला है, यानी कि बिजली का बुरान पाकिस्तान का 12-13 साल से मुशर्रफ साहब के दौर के आखिरी हिस्से से शुरू हुआ, जो पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ा और मुस्लिम लीग नून के दौर में मजीद बढ़ा। और इस हुकूमत को कह दिया गया कि आप इस बिजली के बुरान का हल निकालें। और ये जो है इस बुरान में तो खत्म हमने जब से हम पैदा हुए, चलें खैर कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बिजली के बुरान से मतलब ये सर्कुलर डेट की बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है जी, मैं सर्कुलर डेट, ये बुरान का मतलब सर्कुलर डेट की बात कर रहा हूँ जो आपने सवाल किया था। तो ये जो है हमने जो है माजी में आज तक हम बचपन से लेके बड़े हो गए, कभी हमने पाकिस्तान में बिजली का रेट सस्ते होते ना सुना ना कभी देखा। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, इससे एक तीर से चार शिकार होंगे। नंबर एक, हुकूमत जो है इजाफी बिजली जो मुल्क में पैदा हो रही है उसको खपाने में कामयाब हो जाएगी। नंबर दो, जो हमारे कारखाने, देखिए आज से पहले तक पीक रेट और ऑफ पीक रेट इस्तेमाल होता था। ऑफ पीक रेट और पीक रेट को अब एक कर दिया है। उस वक्त जब ऑफ पीक और पीक रेट होता था तो कारखाने जो हैं जो पीक रेट वाले टाइम पे जो है अपने कारखाने की मशीनों को बंद कर देते थे। अब उनके लिए पूरे 24 घंटे एक ही रेट होगा, तो वो 24 घंटे काम करेंगे और एक ही रेट पे काम करेंगे। फिर उसके बाद ये कि हमारी मुल्क में जो है पैदावारी सलाहियत, जो हमारी मुल्क में जो महंगाई की एक जड़ बन चुकी हुई थी, ये बिजली सस्ती करने से लोग कह रहे हैं एक्सपोर्ट। देखिए टेक्सटाइल को तो पहले ही 7 सेंट पे हम बिजली दे रहे हैं। ये टेक्सटाइल के बार हमेशा से छोटी सनत वालों की शिकायत होती थी कि हमें कभी भी हुकूमतों ने नहीं पूछा। ये बड़े जो जैसे कहते हैं ग्रुप्स जो होते थे टेक्सटाइल के, ये जाते थे मुराद लेकर आ जाते थे। अब ये मुराद हर सेक्टर के लिए, चाहे लेदर हो, चाहे स्टील हो, चाहे मतलब हर छोटे बड़े सबके लिए ये मुराद है। फिर इसके बाद जब ये आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, लोग कह रहे हैं एक्सपोर्ट, मैं समझता हूँ कि मकामी पैदावार बढ़ेगी, जो आपकी इंपोर्ट का हजम था उसमें भी खातिर ख्वाह कमी आएगी। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक रोज़गार का बोलबाला होगा, और जब रोज़गार का बोलबाला होगा तो आवाम और ये मुल्क खुशहाल होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत एक तीर से कई चीज़ों को शिकार किया गया है, और ये एक कामयाबी है जो है इस हुकूमत को देनी चाहिए, इसकी मुबारकबाद देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, क्या हम अब इस तरह के टैरिफ देने के बाद, ये पैकेज देने के बाद, हमारी जो इंडस्ट्री की पैदावारी लागत है, वो जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, भारत है, बांग्लादेश है, क्या इनके मुकाबले पर आ जाएंगे? मतलब हमारी पैदावारी लागत उतनी हो जाएगी, पहले तो ज्यादा थी, और फिर क्या हमारी एक्सपोर्ट में भी यूं ही इजाफा होगा? अली साहब, मैं समझता हूँ कि ये जहन में रखना जरूरी है कि इस सारे पैकेज की जो बुनियाद है वो सब्सिडी है, यानी कि हुकूमत को 25 से 30 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी आज के दिन के दरमियान और जून 2021 के दरमियान में। सब्सिडी जो देना है उसको IMF कतई एक्सेप्ट नहीं करता। अभी जो एक्सेप्टेंस की गई है IMF की, वो कोविड की बुनियाद पे की गई है, कोविड की वजह से की गई है। और ये 25 से 30 अरब की जो सब्सिडी है, आपको याद होगा वजीर आजम साहब ने जो 1200 अरब का कोविड का स्पेशल पैकेज ऐलान किया था, ये उसमें से निकाल के दी जाएगी। ये सस्टेनेबल पैकेज नहीं है। अभी आज जो हुकूमत ने पैकेज का ऐलान किया है, ये सस्टेनेबल नहीं है। हुकूमत मुसलसल सब्सिडाइज नहीं कर पाएगी जो इजाफी बिजली के ऊपर छूट दी जा रही है। तो सस्टेनेबिलिटी इसका बहुत बड़ा इशू है। IMF इसको कतन अप्रूव नहीं करेगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर, यहाँ पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन चीजों को। मुजम्मल साहब ने जो बात की थी, देखिए सर, सब्सिडी तो हम चले मान लें सब्सिडी देंगे, लेकिन जो हम एक तरह से कैपेसिटी चार्जेस दे रहे थे, अब हमें वो देना नहीं पड़ेंगे। फिर इजाफी बिजली जब हम बेचेंगे उसका रेवेन्यू भी आएगा, तो सर वो सब्सिडी का वाला जो हिस्सा है वो यहाँ से कवर नहीं हो जाएगा क्या? देखिए, मैं बात कर रहा था बीमारी और बीमारी की अलामात की। अब अगर कहीं कैंसर हो जाए, खुदा ना करे किसी को, तो उसको साथ में बुखार भी आने लगता है। हम उस बुखार के लिए अगर एक एस्प्रिन दे दें तो बुखार तो शायद नीचे आ जाएगा, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। तो हमारी जो बिजली के सेक्टर की बीमारी है,
जिसमें सर्कुलर डेट शामिल है, जिसमें कैपेसिटी पेमेंट शामिल है, जिसके अंदर चोरी की बिजली जो हो रही है वो शामिल है, जिसके अंदर जो महंगी बिजली खरीदी जा रही है वो शामिल है। तो ये बीमारी अपनी जगह वहां पे मौजूद है। हुकूमत मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है, किसी किस्म की इस्लाहात नहीं ला पाई और अब वो मजबूरन उसकी जो अलामात हैं उसको दबाना पड़ रही हैं, क्योंकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी बिजली इंडस्ट्री को जो जा रही है वो इंडिया से महंगी है, वो बांग्लादेश से महंगी है, तो हुकूमत को मजबूरन सब्सिडी देना पड़ रही है। तो 2 पॉइंट्स मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये सिर्फ उसकी अलामात को दबाया जा रहा है, और दूसरा ये कि ये सोल्यूशन जो हुकूमत ने निकाला है ये सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज ये सब्सिडी के ऊपर बेस्ड है। और सब्सिडी आपको पता है कि कई सालों से IMF पाकिस्तान को किसी किस्म की सब्सिडी देने के लिए कभी भी वो रजामंद नहीं हुआ है। ये भी स्पेशली सिर्फ कोविड का पैकेज है, और ये सब्सिडी दी भी वहीं से जा रही है जो अदरवाइज तो हुकूमत के पास बजट के अंदर कोई रिसोर्सेज, कोई वसाइल ऐसे नहीं है कि वो सब्सिडी दे पाए। अच्छा, तो मुजम्मिल साहब, इसका पर हल क्या है सर? अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं, IMF को वो सब्सिडी कबूल नहीं होगी आगे चल के, हमें कम से कम 1000 अरब का सर्कुलर डेट नीचे लाना होगा अकॉर्डिंग टू IMF, तो सर इसको फिर हम पूरा कैसे करेंगे? ये तो फिर एक मजीद हम पे कर्जा चढ़ता जाएगा। देखें, मैं थोड़े से कत्ता कलामी माफ़ी, पहले सेशन में एक बात जो डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि जो बिजली की कंपनियों से मुआहदे हुए हैं वो नहीं हो रहे। अभी जो है हब पावर और कैपको, जो पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी पावर कंपनियां हैं, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और उनकी डायरेक्टर रिपोर्ट्स आई हैं। और वो डायरेक्टर रिपोर्ट, ये मतलब मैं पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ आपको, उस डायरेक्टर रिपोर्ट्स में मोटा मोटा लिखा हुआ है कि हम हुकूमत के साथ एग्रीमेंट में दाखिल हो गए हैं और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है और आने वाले दिनों में ये एग्रीमेंट मटीरियलाइज हो जाएगा। तो ये कहीं भी नहीं, मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद के दफ्तरों की नहीं, कंपनियों की, और कंपनियों की ये पब्लिश रिपोर्ट्स आ चुकी हुई हैं, आप उस पर पढ़ सकते हैं। तो हुकूमत ने वहाँ पे जो है पहला अपना झंडा गाड़ लिया है। जो माजी में हुकूमतों ने महंगे टैरिफ दिए थे वो हुकूमत वहाँ कामयाब हो गई है। अब उसकी दूसरी लेग है, CPEC के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ बराह रास्त गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उस पर डील हो रही है, वो अलग चैप्टर है, वो भी जल्दी सामने आ जाएगा। तीसरा ये था कि अब हमें इंडस्ट्री भी चलानी थी और कैपेसिटी पेमेंट को भी डील करना था, ताकि हुकूमत जो है जो बिजली का मुआहदा कर सकी है उसको ख़रीद ले। ये जो चीज़ हुई है ये उसको सामने रखते हुए हुई है कि कैपेसिटी पेमेंट रिड्यूस करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्या वो इतनी रिड्यूस हो जाएगी कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने देनी है मुजम्मिल साहब, वो उसको पूरा कर सके? भाई एक बात आखिरी रह गई। जी हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। ये जो आज ऐलान हुआ है इसमें ये कहा है कि 30 जून 2021 को ये रिव्यू होगा और हो सकता है कि हम 50% जिस तरह आज दिए 50% नहीं तो 25% तो अगले 3 साल तक ये जो बिजली का टैरिफ है ये सस्ता देंगे। ये आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, ये अगले 3 साल की बात कर रहे हैं। और रहा सवाल 25 अरब की सब्सिडी जो है, 25 अरब की सब्सिडी और कैपेसिटी पेमेंट अगर आप जो है सैकड़ों अरब रुपए बचा रहे हैं तो वो उससे वो ज़्यादा आपके पास बेहतर सोल्यूशन है। तो इससे आपके इंडस्ट्री का, मुल्क की जो है सनत का पहिया भी चलेगा, रोज़गार भी आएगा, पैदावार भी बढ़ेगी। हुकूमत जब पैदावार बढ़ेगी तो उससे टैक्स भी कमाएगी, तो ये एवेन्यूज़ ज़्यादा खुल जाएंगे। और IMF से रहा सवाल, तो IMF तो फरवरी 2019 से नाराज़ होकर बैठा हुआ है, उसके बावजूद हमारे माशी अशारिये जो है करंट अकाउंट सरप्लस रिजर्व्स बढ़ चुके हैं। शुक्रिया आप दोनों हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में ये पहली दफा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ देर तक शायद फसादात फूट पड़े। क्यों, वजह क्या हो सकती है, वक्फे के बाद बताएंगे। नाज़रीन, अमरीका में पोलिंग का 59वें सदारती इंतखाबात का अमल जोरों शोर से जारी है। ये इंतखाबात अमरीकी तारीख में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। इंतखाबी अमल जारी है मगर फसादात का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस साल होने वाले इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और अमरीका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। अमरीका में इस वक्त 30,92,47,182
अफराद वोट डालने की अहलियत रखते हैं। इलेक्शन के दिन से कबल ही अमेरिका में 9 करोड़ 40 लाख के करीब अमेरिकी शहरी वोट दे चुके हैं। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी। इस मौका पर अमेरिका भर में फसादात फूट पड़े थे। मुजाहरों में मुश्तइल रुख जो है, मुश्तइल शक्ल ये इख्तियार कर चुके। इस बार भी अमेरिकी इंतखाबात के बायस फसादात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका फसादात के खदशे वाले के हवाले से बहुत ही अहम चीजें बता रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिकी इंतखाबात के मौका पर मुतवक्के फसादात के बायस अमेरिका में शहरी हिफाजती इकदाम करते नजर आए थे। मुश्तइल मुजाहरीन से बचाव के पेश नजर दुकानों के बाहर लकड़ी के बाकायदा तख्ते लगाए गए। अपनी इमलाक की हिफाजत तक ही मुनहसर नहीं बल्कि खाना जंगी के खदशे के पेश नजर अमेरिकी शहरियों में न सिर्फ हथियार खरीदे जा रहे हैं बल्कि उनकी चलाने की तरबियत लेने में भी इजाफा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ रियासतों में सिक्योरिटी के मुनासिब इकदाम उठाए जा रहे हैं। फसादात से निमटने के लिए इंतखाबात से कबल पुलिस से बाकायदा तैयारियां की। नेशनल गार्ड्स को तैयार रहने का हुक्म दिया गया। पुलिस की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। इंतखाबात के वक्त फसादात के खदशे का इज़हार बाकायदा सेनेट में दी गई ब्रीफिंग में FBI डायरेक्टर की जानिब से किया। अमेरिकी इंतखाबात के मौका पर फसादात के खदशात पर जलती पर तेल का काम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबी अमल पर दिए गए बयान ने किया, जिसमें उन्होंने अपने हिमायतियों को इंतखाबात की निगरानी का कहा था। ट्रंप का अपने हिमायतियों को इस किस्म की इश्तियाल अंगेजी का पैगाम इस वक्त मजीद खतरनाक हो जाता है जब कुछ ही अरसा कबल ट्रंप के सफेद फार्म हिमायती उस वक्त सड़कों पर ट्रंप की हिमायत में निकल आए थे, जब स्याह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के हिमायती जॉर्ज की हलाकत पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। इन अमेरिका में फी 100 अफराद 120 हथियार सिविलियन अफराद के पास मौजूद हैं। 2017 के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 40% लोग या तो हथियार के मालिक हैं या फिर ऐसे घर में रहते हैं जहां हथियार मौजूद हैं। सिर्फ 2017 में कत्ल के वाकयात में अमेरिका में तकरीबन 11,000 अफराद मारे गए थे। इन हालात में अगर अमेरिका में मुजाहरे फूटते हैं तो सूरत हाल क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे हैं और सहाफ़ी हैं यासिर फिरोज। यासिर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पोलिंग का अमल जारी है तो इसको पीसफुल रखने के लिए क्या इकदाम किए गए? के लिए यहाँ पर ख़ास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर कोई ऐसी लिस्टें नहीं है कि आपका पोलिंग स्टेशन इस स्कूल में है या इस जगह पे है, यहीं आपको वोट देने जाना है, बल्कि यहाँ पर सेंट्रल सिस्टम है। अपनी आईडी लेकर जाएं, किसी भी पोलिंग स्टेशन में जाएं, वहाँ पर विद इन फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी वोटर रजिस्ट्रेशन होती है। और यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मशीन बैलेट भी आप कर सकते हैं, मशीन के थ्रू, और पेपर बैलेट भी आप कर सकते हैं। किसी को खदशात है कि मशीन के थ्रू वोट नहीं सही जाएगा तो वो पेपर बैलेट भी डाल सकते हैं, और सिमिलरली पेपर पर अगर कोई इशू है तो वो मशीन के थ्रू कर सकता है। और इसके अलावा कोविड से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के खास इंतजाम किए गए हैं। फेस शील्ड्स में यहाँ पर जितने भी लोग हैं मौजूद हैं, 6 फीट का फासला ज़रूरी है कि रखा जा रहा है। इसके बाद जो भी वो वोटिंग मशीन पर जो हाथ टच कर रहे हैं, इसके बाद उन्हें सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा भी आसपास इंतजाम खास से बच्चे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ हैं वो वोटर्स की सहूलियात के लिए काम कर रही हैं। वोटिंग का अमला यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि स्पेशली आज के दिन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हायर किया जाता है एक दिन की सर्विसेज के लिए, तो वो यहाँ आए। इसके अलावा अर्ली वोटिंग के बनस्बत भी यहाँ पर अर्ली वोटिंग में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट दे चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा हमें रश देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा कि एहतजाज के दौरान यहाँ पे कुछ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, करेंगे भी सही, फसादात का बहुत खतरा है। कहा गया है कि अपने अपने हथियार तैयार रखें, इसके लिए स्पेशल फोर्सेस को आमादा किया गया है। तो मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या वाकई अमेरिका के कुछ रियासतों में फसादात हो सकते हैं? इतनी सूरत हाल कशीदा है? जी, एहतजाज का बिल्कुल ख़तरा बरकरार है, और इसके लिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने बिजनेस हैं, स्पेशली वाइट हाउस के अतराफ और पूरे वाशिंगटन DC में ही जो बिजनेस है उनको कार्डबोर्ड लगाकर बंद किया गया है। और कोई भी, क्योंकि पिछले दिनों जो ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो अब दुकानदार कोई भी रिस्क नहीं ले रहे। यहाँ पर जितने भी ऑफिस हैं उसमें कहा गया है कि अगर आपकी कोई दुकान के बाहर या किसी भी बैंक के बाहर 4 से ज़्यादा लोग जमा हो तो आप फौरी तौर पर पुलिस को कॉल करें कि ऐसा ना हो कि वो कोई मनसूबाबंदी कर रहे हो, कोई तोड़ फोड़ या लूट
बीमार की। तो ये यहाँ पर इस किस्म के इंतजाम किए गए। इसके अलावा हमने जो इंपॉर्टेंट जितनी भी यहाँ पे शाहराएँ हैं वो या तो बंद कर दी गई, यहाँ पब्लिक का वहाँ एक्सेस नहीं है। वाइट हाउस को के अतराफ जो है वो फेंसिंग की गई है। कैपिटल हिल और जितनी भी अहम म्यूजियम्स हैं, मुकामात हैं, उनके आगे रुकावटें खड़ी की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की रात भर भी मशकें जारी रहीं, एम्बुलेंसेस मौजूद हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी का हाई अलर्ट है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार नजर आता है। ठीक है यासर, ये बताइएगा, सदर ट्रंप ने धांधली का खदशा भी जाहिर किया, हालांकि इंतजामिया सारी उनके अपने हाथ में है, तो किन बुनियादों पे आपको लगता है कि उनको लगता है कि धांधली हो सकती है इंतखाबात में? जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह खदशा है कि जो अर्ली वोटिंग के साथ साथ ख़त के ज़रिए या बैलेट बाय मेल भेजा जा रहा है उस पर उन्हें खदशात थे कि इसकी काउंटिंग में देर हो सकती है और डेमोक्रेट इसमें धांधली कर सकते हैं, तो उन्हें ये खदशात बरकरार थे और अब लग भी ऐसा ही रहा है कि वो नताइज की जो है वो कुछ खदशात पैदा होंगे, क्योंकि जो अर्ली वोटिंग हुई है उसमें आधे से ज़्यादा 50% से ज़ायद जो वोट्स हैं वो बाय बैलेट ही पड़े हैं। और आज इलेक्शन के दिन ऐसा लग रहा है कि पोलिंग स्टेशन पे हमने 2 से 3 पोलिंग स्टेशन पे गए, वहाँ पर हमें कोई खास रश अब तक नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग अर्ली वोटिंग में और अपने घर से वोट देने को ही जो उन्होंने बेहतर जाना है। तो अब ये सिचुएशन, उनके बेसिक खदशात जो है वो बैलेट जो बाय मेल था उसी पे था। वो चाहते हैं कि सेम डे रिजल्ट है, यानी कि 3 नवंबर की रात ही रिजल्ट अनाउंस हो जाए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर वोट काउंट डाक के जरिए आएंगे तो उसकी गिनती में 2 से 3 दिन या हफ्ता भी लग सकता है नतीजा। अच्छा, ये बताइएगा यासिर कि अगर ट्रंप हार जाते हैं, हम मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी हार को आसानी से तस्लीम कर लेंगे? क्या रिएक्शन होगा उनका? बिल्कुल, अमेरिकी सदर ने 1-2 नहीं बल्कि ज़्यादा मुकामात पे ये कहा है कि वो इलेक्शन जीतने ही वाले हैं और वही जीतेंगे और इसी सूरत नतीजा मानेंगे कि जब उनकी जीत होगी। क्यों? और खदशात उन्होंने अपने हामी जो है वो उन्हें कहा गया है कि वो जश्न भी मनाएंगे। वाइट हाउस में ही अमेरिकी सदर क़याम कर रहे हैं और वाइट हाउस के बाहर दिलचस्प सूरत हाल है कि डेमोक्रेट्स अपना डेरा दिए हुए बैठे हुए हैं। जो ब्लैक लाइव्स प्रोटेस्ट की जो मुहिम है सदर ट्रंप के खिलाफ, वो वाइट हाउस के बाहर है। तो दोनों सूरतों में अगर अमेरिकी सदर इलेक्शन जीतते हैं तो भी हंगामा आराई का खदशा है, अगर अमेरिकी सदर हारते हैं तब भी बहुत ज़्यादा हंगामा आराई का खदशा है। तो इसकी सूरत हाल को देखते हुए यकीनन बहुत मुश्किल है और कहा इसी सूरत जा रहा है कि या तो अमेरिकी सदर बहुत बड़े मार्जिन से हारे कि वो धांधली का शो ना कर सकें, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज मार्जिन रहा या बहुत ज़्यादा क्लोज कंटेस्ट रहा दोनों के दरमियान तो यकीनन बहुत एक अमेरिकी तारीख में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। ठीक है यासिर, आप हमें अमेरिका से आगाह कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना की नई लहर सर उठा रही है। मुतादिद ममालिक में लॉकडाउन समेत दीगर इकदाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना की दूसरी लहर की बात सुनाई दे रही है। यही वजह है पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए मजीद इकदाम उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाले NCOC के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में कर दी गई, जिसके मुताबिक शहरियों के लिए घर से निकलते हुए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। तिजारती मराकज़, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे जबकि तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा समेत मुल्क के 11 बड़े शहर कोरोना का गढ़ बन चुके हैं। अब इन शहरों में तमाम सर्दियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है तमाम शहरियों के लिए। दूसरी जानिब आज काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि मईशत बड़ी मुश्किल से मुस्तहकम हुई है। कारोबार, तालीमी इदारे और सनतें किसी सूरत बंद नहीं होंगी। इस्लामाबाद में अपनी माशी टीम के हमरा वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े किया कि मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सनतें और कारोबार बंद नहीं करेंगे। ये फैसला किया कि हमने बिल्कुल अपनी बिजनेसेस, अपनी सनतें हमने बंद नहीं करनी। बिजनेसेस और अपनी सनत चलाएंगे लेकिन SOPs के साथ। कारोबार बंद नहीं किया जा रहा, मगर वजीर आजम को सूरत हाल की नजाकत का अंदाजा है। यही वजह है कि आज वजीर आजम जहां एक जानिब ये कह रहे थे कि कारोबार बंद नहीं करेंगे, साथ ही ये पैगाम भी दे रहे थे कि अवाम कोरोना SOPs का ख्याल रखे। अभी भी आप देख रहे हैं कि सेकंड एक स्पाइक आ रही है कोरोना के अंदर। पाकिस्तान में भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना। ये अब जो सर्दियां आ रही हैं, मैं आप सबसे इस वक्त अपील करता हूं कि जिधर भी पब्लिक में जाएं ये फेस मास्क पहने। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना को लेकर अभी हम उस मरहले पर हैं जहां बर वक्त फैसले न किए तो सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच सकती। जानिब एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक कौमी असम्बली
असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कोरोना वायरस के मुमकिना फैलाव को रोकने के लिए दफातर को 3 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कौमी असम्बली की कायमा पब्लिक अकाउंट्स और खुसूसी कमेटियों के 9 नवंबर तक होने वाले इजलास मंसूख कर दिए गए हैं। इसके अलावा दफातर को 6 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अपने मेहमानों से पूछेंगे कि एग्जैक्टली इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है क्या, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, कोरोना के केसेस के हवाले से बात करते हैं। बचा कैसे जाएगा, साथ में मईशत को किस तरह चलाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ नौशीन हामिद साहिबा और डायरेक्टर पाकिस्तान रिसर्च लेबॉर्ट्री गजाला रूबी साहिबा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नौशीन साहिबा, आपने मईशत को भी साथ लेकर चलना है, ज़रूरी है। फिलहाल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता हमारा मुल्क, लेकिन किस तरह यकीनी बनाएंगे कि अवाम SOPs को फॉलो करे और कम से कम कोरोना केसेस सामने आए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अब हमें मेरे बड़े वाज़े तरीके से समझ आ गया है कि कोरोना अब जो है वो हमें कितना अरसा हमारे साथ रहना है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो जाहिर है कि अब हमें अपने लाइफस्टाइल को उसके मुताबिक अडेप्ट करना है, और यही वो पॉलिसी है जो इस वक्त हुकूमत ने रखी हुई है। और इसके अंदर अब तरीका यही है कि SOPs जो है वो अव्वल तो सबसे पहली तो ऑप्शन यही है कि अवाम जो है वो पूरी तरह कोऑपरेट करे और इसकी संगीनी को, मामले की नौयत की संगीनी को समझे, और जो हुकूमत की तरफ से SOPs जारी किए गए हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करे। पर अगर ये लोग नहीं करेंगे तो फिर अब हुकूमत ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि इसके ऊपर खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो इसमें जुर्माने भी होंगे, इसमें अरेस्ट भी हो सकते हैं, दुकानें भी सील हो रही हैं, और ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। उसके अलावा एक WhatsApp नंबर इशू कर दिया गया है कि जिसके ऊपर अगर कहीं पर भी आपको SOPs के खिलाफ वर्जी नजर आती है तो आपकी कोई उसकी पिक्चर या वीडियो बनाकर जो है वो आप उसके ऊपर भेजें, वहां पे फौरी तौर पे एक्शन होगा। अच्छा। तो अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के पास तो यही ऑप्शन है। ये जो स्मार्ट लॉक, उसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है कि हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त 800 से ज्यादा स्पॉट्स पंजाब में लॉकडाउन किए गए हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में कोई 3000 के करीब स्पॉट्स जो है उनको लॉकडाउन किया जा रहा है। तो हुकूमत जो है वो इसी पॉलिसी के ऊपर चल रही है। लॉकडाउन जो है वो साथ साथ चलता रहेगा, कंप्लीट ब्लैंकेट लॉकडाउन नहीं होगा, स्मार्ट लॉकडाउन चलता रहेगा। डॉक्टर गजाला साहिबा, मैम आप मुझे बताइएगा कि आप तो डायरेक्टली हैंडल भी कर रहे हैं, टेस्टिंग को आप हैंडल कर रही हैं, एक तो कितने रेशियो से इजाफा हो रहा है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, और दूसरा जो खदशा मुझे है वो ये है कि बड़े तो चलो फिर भी SOPs का सामना कर लेंगे, SOPs फॉलो कर लेंगे, स्कूल बंद नहीं हो रहे, बच्चे किस तरह कर पाएंगे इन SOPs को फॉलो? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हैदर मुझे फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के शुरू में हमारे बैजेस जो थे वो नेगेटिव भी गए थे काफ़ी, यानी बिल्कुल 100% नेगेटिव थे, लेकिन फिर 1, फिर 2, फिर आहिस्ता आहिस्ता केसेस रेज होना शुरू हो गए, और फिर 200, 250, 450, 500 और 800 और अब 900 तक भी रेशो चला गया है। ठीक है, इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि विंटर में जो आपका वेक्टर है, जो आपके एयर पोल्यूटेंट्स हैं, वो बड़ी जल्दी इसको ट्रांसफ़र करते हैं, और विंटर इज़ वेरी फेवरेबल सीज़न फॉर द वायरस, इस वायरस के लिए। गर्मियों में ये था कि 20% आपका वेक्टर जो था वो किल हो जाता था, जो कि आपकी ट्रांसमिशन जो थी वो उसका लैक था, और इतना सक्सेसफुली ट्रांसमिट नहीं हो रहा था। लेकिन विंटर में हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली सेकंड कंट्री है जो कि एयर के बैड इंडेक्स में फॉल करता है, और हम इस वक्त 250.04 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से हमारी एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए हम सब की। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप दोनों का वक्त है बहुत बहुत कीमती था, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। कराची ने दुनिया की
बदतरीन ट्रांसपोर्ट रखने का बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कराची के ट्रांसपोर्ट इंतजाम को दुनिया का बदतरीन इंतजाम करार दिया। 300 अरब रुपए कमा कर देने वाले शहर को सियासी यतीम करार दिया गया है। आलमी जरीदे ने लिखा है कि दहाइयों पुराने ट्रांसपोर्ट इंतजाम पर कराची की 42% आबादी इन्हसार करती है। सड़कें टूटी हुई हैं जबकि सिग्नल के निज़ाम भी ऑटोमेटेड नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक शहर कायद पाकिस्तान की आमदनी का आधे से ज्यादा हिस्सा कमाता है। यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और बैंक्स के दफातर हैं, लेकिन तमाम तर अहमियत के बावजूद ये शहर सियासी यतीम है। शहर के महंगे तरीन इलाकों में पानी टैंकर्स माफिया फराहम करते हैं। 18 साल हो चुके हैं, पानी का एक मंसूबा तक मुकम्मल नहीं किया गया। गुज़िश्ता 15 साल से शहर का सर्कुलर रेलवे का मंसूबा बहाल नहीं हो रहा। कई रेलवे ट्रैक्स पर कब्जा हो चुका है। कब्जा खत्म कराने और काबजीन को मुतबादिल जगह फराहम करने का कोई इंतजाम नहीं हो सका है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी है 1 करोड़ 60 लाख। इसमें से 56 लाख अफराद रोजाना बसों पर सफर करते हैं। इन 56 लाख अफराद के लिए बसें कितनी हैं? 21,800, और ये बसें गैर सरकारी है। इसका मतलब हुआ एक बस एक दिन में कराची की सड़कों से 300 मुसाफिर उठाती है। और इस मसले के हल के लिए सूबाई हुकूमत क्या करती है? वो बस दावे वादे करती। वफाक भी कराची के लिए ट्रांसपोर्ट के मंसूबे तो मुतारिफ कराता है, लेकिन वो मंसूबे मुकम्मल कब होंगे कुछ नहीं पता। कराची के लिए ट्रांसपोर्ट के एक मंसूबे का नाम है रेड लाइन मंसूबा। इसकी लंबाई 24 किलोमीटर होगी। मंसूबे के तहत नुमाइश से लेकर मलीर तक 199 बसें चलाई जाएंगी। 24 किलोमीटर ट्रैक में 29 स्टॉप्स होंगे और रोजाना 3 लाख मुसाफिर इससे फायदा हासिल कर सकेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक इस मंसूबे के लिए कर्जा फराहम कर रहा है। कराची जो हमारा बहुत अहम शहर है, उसके लिए 95 अरब रुपए के 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए, जिसमें 78 अरब से एक रेड लाइन बनाई जाएगी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी, और ये 24 किलोमीटर की होगी जो नुमाइश से लेकर मलीर तक जाएगी, और इससे 3,20,000 लोग रोजाना फायदा ले सकेंगे। 2016 में भी वफाक के ताउन से एक ट्रांसपोर्ट मंसूबा शुरू किया गया था। इसका नाम था ग्रीन लाइन मंसूबा। 18.4 किलोमीटर का रूट बनाया जाना था, 100 बसें चलाई जानी थी, और यही कहा गया था कि 3 लाख अफराद इस मंसूबे से फायदा उठाएंगे। ये मंसूबा कराची की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हद ज़रूरी था। इस इलाके से ये रैपिड जो बस गुजरेगी, मैं समझता हूँ कि यकीनन वहाँ के लोगों को इसका बहुत उनके लिए बड़ी आसानी होगी। बयानात आते रहे और साल गुजरते रहे, ग्रीन लाइन मंसूबा भी नाकामयाब रहा। कराची के शहरियों के लिए एक और ऑप्शन सर्कुलर रेलवे और लोकल ट्रेन का भी दिया गया, लेकिन ये तमाम मंसूबे सड़कों पर नहीं है, कागजों पर है। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा 1969 में शुरू किया गया था। कराची सर्कुलर रेलवे लाइन रिग रोड रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, लियाकताबाद से होती हुई कराची रेलवे स्टेशन पर खत्म होती। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवेज की मरकजी लाइन पर लांडी और मलीर छावनी के दरमियान लोकल ट्रेनें चलना थी, लेकिन फिर जवाल आता गया और 1999 तक सर्कुलर रेलवे मुकम्मल बंद कर दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि कराची में सर्कुलर रेलवे दोबारा से चलाई जाए। तब हुक्काम को मालूम हुआ कि सर्कुलर रेलवे जिस जमीन पर चलनी थी, इस पर तो कब्जा हो चुका है, वहां लोग रह रहे थे, उन्होंने तजावुजात कायम कर ली हैं। सर्कुलर रेलवे पर नाजरीन वफाक और सिंध एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। अब इतने में यह पता नहीं चल पाया कि जब सर्कुलर रेलवे बंद पड़ी थी तो रेलवे की जमीनों पर कौन काबिज रहा। किसी भी गवर्नमेंट ने, और खास तौर पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जिनकी 12 साल से सिंध में हुकूमत है, उन्होंने कभी भी वो जमीनें वागुजार करवाने की कोशिश भी नहीं की, और यूं ये मंसूबा भी फिलहाल पड़ा हुआ है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।